हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हरिओम केमिस्ट्री में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं 11th क्लास का क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा था। उसी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के मैं आया हूं जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। जैसे कि हमारे पास पहला प्रश्न मैं लेकर आया हूं यूपी पीसीएस 2000 का। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है सन 2000 का। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। किसी त्रिधनात्मक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 27 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या होगी। न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि भैया यहाँ प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक। कब होता है? जब ये ना तो इलेक्ट्रॉन लिया हो ना तो दिया हो। परमाणु क्रमांक, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों के। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के। अब देखो एक फार्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, और उस फार्मूले से पहले हम समझते हैं यहाँ त्रिधनात्मक दिया हुआ है। त्रिधनात्मक आयन, आयन मतलब जिसके पास चार्ज हो, और त्रिधनात्मक मतलब 3 प्लस चार्ज हो, 3 तो धन चार्ज हो। त्रिधनात्मक का मतलब ये हुआ। तो कह रहा त्रिधनात्मक आयन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया है। मतलब कोई भी एक ऐसा तत्व है जिसके पास कितने प्लस चार्ज हैं? 3 प्लस चार्ज हैं, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया हुआ है? 1s2, 2s2, 2p6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों? 1s2, 2s2, 2p6 दिया हुआ है। तो एक बात आप लोग ये याद रखिएगा कि प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो प्लस चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो माइनस चार्ज आता है। अब प्रोटॉन जो रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं। तो जब प्लस और माइनस चार्ज आता है तो प्रोटॉनों पर और न्यूट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव वहां पर नहीं पड़ता जब प्लस चार्ज आता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर अगर प्लस चार्ज का मतलब क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ है। प्लस चार्ज का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ है। अब 3 प्लस लगा मतलब 3 त्यागा है, अर्थात यही प्लस चार्ज अगर ना रहा होता, ये प्लस चार्ज ना रहा होता तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाते। अर्थात क्या हो जाता? 1s2, 2s2, 2p6, और यहाँ हो जाता 3s2, और यहाँ हो जाता 3p1। मतलब कहने का जो ये प्लस चार्ज है, अगर ये ना रहा होता तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन और होते। क्लियर? स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, टोटल करिए कितने हो गए? 2 2 4, 2 2 4, 6 10, 2 12 और 1 13। मतलब टोटल हमारे पास यहाँ एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 13। और 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है, आप सबको पता है। चलिए अब हमने पकड़ लिया है, ये बात हमको देखना है। अगर आपसे पूछेगा कि त्रिधनात्मक आयन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, तो त्रिधनात्मक आयन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे 10। लेकिन अगर आपके पास प्रोटॉन पूछ रहा है तो आपको धनात्मक चार्ज को इग्नोर करना होगा, मतलब धनात्मक को हटाना होगा, तब आप प्रोटॉन निकाल सकते हैं। ये हमने देखा। हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर? परमाणु क्रमांक 13। अब परमाणु क्रमांक 13 है, इसका मतलब हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी आ गई? 13, क्योंकि देखो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी आ गई बच्चों? 13 आ चुकी है। प्रोटॉनों की संख्या 13। अब हमने एक फार्मूला आपको बताया हुआ था। कौन सा फार्मूला था? A = Z+N। ए का मतलब क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। जेड का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। सबको याद है ये परमाणु द्रव्यमान, और जेड क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। एन क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो जेड ए बराबर परमाणु द्रव्यमान है,
और यहाँ दिया हुआ है इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी बच्चों, 27। जेड हमने निकाला, जेड माने प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 13। चलो ठीक है, अब एन पूछ रहा है तो हम निकाल लेंगे बड़े आराम से। एन इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। एन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए माइनस जेड, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो बताओ एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए कितना है 27 और आपका जेड कितना है 13। तो देखो 7 से 3 गया 4, सही है ना, 7 से 3 गया 4 और यहाँ क्या है 2 है, 2 से 1 गया 1, मतलब 14 न्यूट्रॉन हमारे पास आ गए और 13 प्रोटॉन आ गए। बताइए यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या एवं प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी 14, ये ध्यान दीजिए, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है हमारे पास 13, मतलब राइट ऑप्शन कौन सा, डी, राइट ऑप्शन डी। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए सब लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, सबसे पहली कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि यहाँ सर 13 और 14 भी तो है और यहाँ 14 और 13 ही, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। देखो यहाँ पूछ क्या रहे, न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या, मतलब पहले न्यूट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए और बाद में प्रोटॉनों की संख्या, अर्थात जो पहले दी हुई है वो न्यूट्रॉनों की संख्या, बाद में प्रोटॉनों की संख्या है। तो यहाँ देखिए हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या हमने कितना निकाला, 14 निकाल रखा है, मतलब 14 पहले किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद 13 क्या है, 13 हमारी प्रोटॉनों की संख्या, यही तो देखो न्यूट्रॉनों की संख्या 14, प्रोटॉनों की संख्या 13। तो राइट ऑप्शन क्या मारेंगे, डी। कुछ बच्चे कंफ्यूजन बस ये मार देंगे, लेकिन ये उल्टा हो गया है, सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नोट करिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, नोट करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। हाँ तो बच्चों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है फिर यूपी पीसीएस 2000 सन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है। देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है पोटेशियम, और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक दिया है 19। परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान होंगे। कह रहा पोटेशियम है जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान होंगे। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे चुपचाप, चलिए करते हैं। पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर 19, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या होगा 1s2। आप लोग ये जब मैं क्वेश्चन दूं ना तो रोक के थोड़ा सा करने का प्रयास किया करो, आप लोग किया करो, वीडियो को रोक दिया करो, स्टॉप कर दिया करो। जब क्वेश्चन ना हो तो फिर वीडियो को प्ले करके फिर आप हल आप देखा करिए। इस प्रकार से आपका भी रिवाइज होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का एक प्रकार से तरीका मालूम चलेगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन लिखो तुरंत मत सॉल्व देखो, पहले खुद से ट्राई किया करिए, नोट्स खोला करिए, मैंने क्या पढ़ाया हुआ है। उसके बाद जब आप पूरी मेहनत कर लिया करिए, आंसर लगा लिया करिए, तब आप सॉल्व पे आया करिए। तो देखो 1s2 हो गया, फिर क्या होगा 2s2, फिर क्या होगा 2p6, गिन लो 6 2 8 2 10, अभी और बचे हुए हैं 3s2 3p6, फिर गिन लो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 19 में से 18 चले गए, एक बचा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4s1। बोलो भाई सही है, किसी कोई समस्या इतने में, बिल्कुल नहीं। अब देखो कह रहा पोटेशियम को परमाणु क्रमांक 19, परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, ये वाला होगा, वो देख लो, अरे शुरुआत यहाँ की, अंतिम इलेक्ट्रॉन ही, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान होंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान होंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, N L X दिख रहा है बच्चों, N का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, P Q N में लिख दे रहा हूं, समझ लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और X का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NLX, ये याद रखना, NLX, N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L का मतलब
एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, x का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आइए देखते हैं 4s1 को इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो 4s1 देखिए ध्यान से, ये n है, लग रहा है NLX, NLX। अब n की जगह में क्या है 4 है, तो हम क्या कहेंगे n की वैल्यू क्या बच्चों 4 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कितना आ गया 4। ये किसकी जगह में यल की जगह में। अब बच्चों आपको मैंने बता रखा है कि अगर यल की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा सबसेल होगा यस, अगर यल की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा सबसेल होगा p, अगर यल की वैल्यू 2 होगी तो कौन सा सबसेल होगा d, अगर यल की वैल्यू 3 होगी तो कौन सा सबसेल होगा f। मतलब यहाँ यल यस के लिए यल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। चलिए ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आप यल की वैल्यू 0 लगाते हैं, यल की वैल्यू 0, तो यम की वैल्यू भी क्या होती है 0, हमने पढ़ाया हुआ है आपको। और प्रत्येक यम के मान के लिए एस का मान होता है +½ और दूसरा क्या होता है -½ लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मतलब पहला वाला इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये 4s1 को देख करके हम इतनी सारी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। कहने का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या कितना आया 4, L द्विगंशी क्वांटम संख्या कितना आया हमारे पास 0। अब यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आ गया 0, क्योंकि L बराबर 0 तो M बराबर 0। और प्रत्येक m के मान के लिए S बराबर क्या होता है +½ और -½ लेकिन बात यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो इसीलिए पहले शुरुआत में +½ आता है तो हमने +½ को ले लिया है। अर्थात ये चीजें किस ऑप्शन में आपको मिल रही हैं, तो आप अगर ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर ए, n बराबर 4, L बराबर 0, M बराबर 0, S बराबर +½ मतलब ये सारी कंडीशन, ये सारा सॉल्व हमें कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। चलिए बच्चों इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये जो प्रश्न हमने उठाया हुआ है यूपीपीसीएस 2006 का प्रश्न है, ये यूपीपीसीएस 2006 का प्रश्न है। आइए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नंबर ऑफ नोडल पॉइंट्स 4p ऑर्बिटल विल बी, मतलब 4p ऑर्बिटल में 4p कक्षक में नोडल पॉइंट्स कितने होंगे। तो सबसे पहले आप नोडल पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं हम लोग। नोडल पॉइंट्स, वीडियो रोक के आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। नोडल पॉइंट्स का मतलब होता है, आप नोडल पॉइंट्स कहिए इनको, चाहे आप इनको रेडियल नोड्स कहिए, रेडियल नोड्स कहिए, त्रिज्यक नोड मैंने पढ़ाया था आपको, रेडियल नोड्स कहिए, त्रिज्यक नोड कह लीजिए, बात सेम है। इसका फार्मूला भी मैंने लिखाया था आपको, क्या n-l-1, बोलिए याद है सबको, ये फार्मूला मैंने लिखाया हुआ था n-l-1। अब n क्या होता है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, 1 का मतलब 1 है, ये आप सिंपल जानते हैं। 4p ऑर्बिटल के लिए निकालना है, तो 4p मैंने भी लिखाया था ना NLX, n क्या बताता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, x क्या बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें 4p निकालना है 4p। तो यहाँ पर जो n लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है, ये किसकी जगह में आ रहा है n की जगह में, मतलब n का मान कितना हो जाएगा 4। p किसकी जगह में आ रहा है l की जगह में आ रहा है, अर्थात l की जगह में p आ रहा है। अगर l का मान 0 होता है तो s सबसेल होता है, l का मान 1 होता है तो p सबसेल होता है। तो यहाँ पर l = क्या माना जाएगा 1, क्योंकि p है। अगर l = 2 होता तो यहाँ d रहता, l = 3 होता तो यहाँ पर f रहता, ये सब आप जानते हैं। मतलब यहाँ पर हमें मिल गया n की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 4, देखिए तो यहाँ पर 4 - l की वैल्यू कितनी मिल गई 1, और पहले से -1 था ये हमारा फॉर्मूला में, बोलो। अब देखो 4 और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -2, 4 से 2 गया तो कितना बचेगा 2, मतलब हमारे पास नोडल पॉइंट्स कितने आ गए 2। राइट ऑप्शन कौन सा आ रहा है बी आ रहा है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन था ये, आप लोग नोट करिए सब लोग, फिर मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ।
ये यूपी पीसीएस 1995 का प्रश्न है, ये पूछा हुआ था। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं, यह कहलाता है। चार ऑप्शन दिया है, आप बाउ सिद्धांत, हुंड नियम, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। इस क्वेश्चन को मैंने कल ही परसों में पढ़ाया हुआ है। इस सिद्धांत को आपको, आप लोग इस वीडियो को रोक करके आंसर जरूर दीजिएगा। आंसर अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे कि क्वेश्चन नंबर जो भी हो, तीसरा चौथा, इसका आंसर ये वाला होगा। और बहुत आसान सा आंसर है। मैंने कहा था किसी एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है, यह बताने वाले थे वुल्फगांग पाउली। और उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिस प्रिंसिपल को कहते हैं पाउली के एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली के अपवर्जन का नियम। ये मैंने आपको पढ़ाया था, फिर सुनिए। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। तो कौन सा सिद्धांत इस अनुसार सही हो रहा है, पाउली का अपवर्जन नियम है, ये सी नंबर सही हो रहा है। नोट कर लीजिए सभी लोग, मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों, आप लोग देखिए, फिर मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं। यूपी पीसीएस 1994 का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1, इसके अनुसार है। आप बाउ नियम, पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत, आधुनिक आवर्त नियम, हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम। तो आप लोग इसके बारे में जरा सोचिए कौन सा हो सकता है। मैं आपको मौका दे रहा हूं। तो आप में से काफी सारे बच्चे आंसर मार देंगे आप बाउ का नियम, जो कि गलत होगा। कैसे उसको सही करना है उसको देखना है। आइए देखते हैं कैसे ये सही करेंगे हम लोग। सुनिए ध्यान से, आप बाउ का नियम चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया हुआ है, मतलब अगर हम 2px, 2py और 2pz के बारे में चर्चा करें तो क्या होगा, देखिएगा। सबसे पहले 1s2 है, फिर 2s2 है, और मैं इसको सीधे 2p, देखो x1, y1 और z1 को जोड़ के मैं 2p3 लिख दे रहा हूं, यहाँ पे बात खत्म। इसका मतलब यही है। लेकिन अगर हम देखें अंदर जाके तो यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक। यस में कितने ऑर्बिटल, एक। और पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन। मैंने बता रखा है आपको। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, एक, दो। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, दो, एक, दो। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, तीन, एक, दो, तीन। समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से भरेंगे। ये किसने बताया था, हुंड ने बताया था। अब आप देखेंगे यहां पर ये जो ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल और ये भी पी ऑर्बिटल। इसका नाम जो दिया जाता है पी एक्स दिया जाता है, इधर वाले को पी वाई दिया जाता है और बीच वाले को पी जेड दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। पी का पहला ऑर्बिटल क्या कहलाता है, पी एक्स, लास्ट वाला पी वाई और बीच वाला पी जेड कहलाता है। अधिकतर लोग कह देते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, लेकिन सही वो नहीं होता। सही ये होता है। इसी प्रकार डी में भी होता है, जो बीच वाला होता है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों के बीचों बीच वाला कौन सा होता है, डी जेड वाला मानते हैं। मतलब डी जेड वाला 0 नंबर पे माना जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये है। अगर इसके लिए देखेंगे तो +1 होगा, 0 और -1, यही तो ऑर्बिटल का मान आएगा। क्वांटम नंबर में जाइए आप देखिए। तो पहले ऑर्बिटल को बोलते हैं पी एक्स, दूसरे को पी जेड और तीसरे को पी वाई। अगर आप देखिए तो पी एक्स, पी जेड, पी वाई, तो यहाँ पर इस चीज को आप फॉलो कराइए। ये वाली देखिए, पी एक्स 1, पी वाई 1 और पी जेड 1। तो ये किसके अनुसार यहाँ पर भरा हुआ है, ये नियम बताता है हुंड का नियम। कौन सा नियम बताता है बच्चों, हुंड का नियम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, यही वाला होना चाहिए, यही है। देख लीजिए।
अगर ये ना रहा होता px1 pz1, यहाँ पर 1 1 लगा देते हैं, अगर ये चीज ना रही होती, ये रही होती सीधे सीधे, तो ये आप बाउ का नियम हो जाता। लेकिन यहाँ पर p3 को अलग अलग कर दिया है आर्बिटलों में, तो ये कौन सा हो गया, हुंड का नियम। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था ये, तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं फिर आपके सामने लेकर के आया हूं, ध्यान से देखिए। यह प्रश्न क्या कहता है हम लोगों से, कहता है ऑर्बिटल L बराबर 2 में आ सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन का आंसर स्वयं दीजिए, स्वयं निकालिए इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, अगर आप वीडियो को रोक करके देखे होंगे, ट्राई किए होंगे, तो क्या कह रहा है, L इज इक्वल टू 2। मैं पूरा बता देता हूँ। L 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। L मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, बताता किसके बारे में है, सबसेल के बारे में हमें बताता है। और बच्चों अगर L का मान 0 है तो कौन सा सबसेल होता है, यस। अगर L का मान 1 है तो कौन सा सबसेल होता है, P। अगर L का मान 2 है तो कौन सा, D। अगर L का मान 3 है तो कौन सा सबसेल, F। अब देखो L बराबर 2 मतलब पक्का हो गया D सबसेल होगा। बोलो भाई, D सबसेल होगा। और हम जानते हैं D सबसेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। D सबसेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हो गए। ध्यान दीजिएगा, अगर इनको हम नाम देना चाहें तो DXY, DYZ, और बीच वाले को बोलते हैं इसको DZ² बोलते हैं। बीच वाले को इसको बोलते हैं DX² माइनस Y²। और एक बचा हुआ है तो इसको बोल देंगे DZX बोल देते हैं। ये इनका नाम होता है। डी के जो 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, पहला ऑर्बिटल DXY, दूसरा DYZ, तीसरा DZ²। ध्यान देंगे, P वाले में भी जो बीच वाला ऑर्बिटल था वहां मैंने DZ नाम दिया था, Z। और यहाँ भी बीच वाला जो है उसको DZ² दे रहा हूं, मतलब Z वाले को कहाँ रखना है, बीच में रखना है, याद रखिएगा आप लोग। ये वाले को DX² माइनस Y², ये वाले को DZX बोला जाता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। और किसने बताया था इस चीज को, हुंड साहब ने एक नियम दिया था इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटलों में भरने के लिए। उन्होंने हुंड का नियम वो कहलाता है, हुंड साहब की अधिकतम बहुलकता का नियम हुंड ने दिया था। हुंड का नियम कहलाता क्या है, सुनिए। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में भरा जाएगा। उसके बाद जब सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं, मतलब पेयरिंग करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप गांव में पूड़ी खाने जाइए, न्योता खाने जाइए, तो गांव में सिस्टम होता है, सबको पहले बैठा देते लाइन से, बैठ जाइए। फिर उसके बाद पूड़ी वाले आते हैं तो सबको एक पूड़ी नंबर से देते चले जाते हैं। फिर सब्जी वाले आते हैं, सब्जी सबको देते चले जाते हैं। फिर अचार वाले, रायता वाले, बुनिया वाले सब आते हैं, दे दे के धीरे धीरे चले जाते हैं। वही सिस्टम यहाँ हुंड का नियम कहता है कि भैया अगर आपको इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटलों में भरना है तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में आप फिल कर देंगे। जब सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, तब आप उन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। तो जैसे हुंड के नियम के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। इससे ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, कम हो सकते, ज्यादा नहीं रख सकते। तो देखिए आप, डी सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कहने का मतलब है L बराबर 2 लेने पे कौन सा सबसेल आएगा, D। और D सबसेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, 5। और 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। मतलब सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, D। सही ऑप्शन हमारा है D। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और भी हमारे पास क्वेश्चन है, हम आपको समय समय पे करवाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपनी नोटबुक में शामिल करिएगा और ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करते रहिएगा।
टॉपिक को पढ़िए, टॉपिक को समझिए, समझने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन लगाइए, देन यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। अच्छे विद्यार्थियों की यही कैरेक्टर होते हैं। तो आज का ये वीडियो, ये लेक्चर, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इनको देख करके नोट्स बनाइएगा। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में, बने रहिए हमें हरिओम केमिस्ट्री में। बेस्ट ऑफ लक।